केएसजी न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स की शुरुआत करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड डे के साथ। ये जनरल स्टडी पेपर 3 के डिफेंस से जुड़ी हुई खबर है कि भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड 1 फरवरी को अपना 45वां स्थापना दिवस मना रहा है। भारतीय तटरक्षक बल ने अपने अथक उत्कृष्ट प्रयासों के माध्यम से स्वयं को एक ऐसे विश्वसनीय बल के तौर पर स्थापित किया है जो तट रेखा की सुरक्षा, मछुआरा समुदाय और तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा पर असर डालने वाली परिस्थितियों से तत्परता से निपटता है। स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के नटराजन ने सुरक्षित और स्वच्छ समुद्र सुनिश्चित करने की दिशा में तटरक्षक बल की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। 1978 में सिर्फ 7 जमीनी प्लेटफॉर्म्स के साथ भारतीय तटरक्षक बल ने शुरुआत की थी। अब इसके पास 156 पोत, 62 विमान और साल 2025 तक इसका लक्ष्य 200 जमीनी प्लेटफॉर्म तैयार करने और 80 विमान हासिल करने का है। विश्व में चौथे सबसे बड़े तटरक्षक बल ने भारतीय तटों की सुरक्षा और भारत के समुद्री क्षेत्रों में नियमों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपने सिद्धांत वयम रक्षाम, जिसका अर्थ है हम रक्षा करते हैं, के अनुरूप तटरक्षक बल 1977 में अपनी स्थापना से 10,000 से ज्यादा लोगों की जान बचा चुका है और लगभग 14,000 उपद्रवियों को पकड़ चुका है। तटरक्षक बल समुद्र में औसतन हर दूसरे दिन एक बहुमूल्य जीवन बचाता है। कोविड-19 महामारी के कारण लागू प्रतिबंधों के बावजूद भारतीय तटरक्षक बल ने लगभग 50 पोतों और 12 विमानों की रोजाना तैनाती के माध्यम से विशेष आर्थिक क्षेत्र पर 24 घंटे निगरानी रखी। पिछले वर्ष इसने लगभग 1,500 करोड़ रुपए की प्रतिबंधित सामग्री को जब्त किया और भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र में अवैध रूप से सक्रिय 80 उपद्रवियों सहित 10 विदेशी नौकाओं को पकड़ा। भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसकी स्थापना रुस्तम जी समिति की अनुशंसा पर विशेष आर्थिक क्षेत्रों की देखभाल और रक्षा के लिए की गई थी। आज का अगला टॉपिक है बिल टू बैन क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया। ये जनरल स्टडी पेपर 3 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है। 30 जनवरी 2021 को 17वीं लोकसभा के बजट सत्र में सरकार ने बिटकॉइन, ईथर, रिपल और भारत में सभी निजी क्रिप्टो करेंसी के प्रतिबंध के लिए एक बिल सूचीबद्ध किया है और इसके पास होते ही प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी हमेशा के लिए भारत में बंद हो जाएगी। संसद के मौजूदा सत्र में सरकार क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन के लिए एक विधेयक लाने की तैयारी में है, जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशंस ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल। आरबीआई इस आधिकारिक डिजिटल करेंसी को जल्द से जल्द देश में लाने के लिए भी काम कर रहा है। इसे क्रिप्टो करेंसी के तर्ज पर ही लाने की तैयारी है। आरबीआई ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि डिजिटल करेंसी को लाने से क्या फायदे होंगे और यह कितना उपयोगी होगा। केंद्रीय बैंक की बुकलेट में कहा गया है कि बिटकॉइन जैसी निजी डिजिटल मुद्राओं ने हाल के वर्षों में लोकप्रियता तो हासिल की है, लेकिन भारत में रेगुलेटर्स और सरकारों ने इन करेंसीज के बारे में संदेह जताया है और इससे उत्पन्न जोखिमों को लेकर काफी सावधान हो गई है। फिर भी आरबीआई इनकी संभावना के बारे में पता लगा रहा है। नोट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि यदि देश में करेंसी के डिजिटल वर्जन की जरूरत है तो इसे कैसे चालू किया जा सकता है। साल 2018 में जारी क्रिप्टो करेंसी से जुड़े भुगतानों के लिए बैंक चैनलों के उपयोग पर आरबीआई ने प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने भारत में क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशंस पर सवाल खड़ा कर दिया था। An earlier government bill on cryptocurrency in year 2019 reportedly sought to ban cryptocurrency and criminalize its position in India. However, it was not introduced in parliament. लोकसभा द्वारा जारी एक बुलेटिन में 30 जनवरी 2021 को बताया गया है कि रेगुलेशंस ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 का उद्देश्य देश में आधिकारिक डिजिटल करेंसी बनाना और भारत में सभी निजी क्रिप्टो करेंसी को रोकना है। इस बिल द्वारा क्रिप्टो करेंसी की अंतर्निहित तकनीक को बढ़ावा भी दिया जाएगा। ये समझिए कि क्रिप्टो करेंसी आखिर होती क्या है। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी मुद्रा है जो कंप्यूटर एल्गोरिदम पर बनी होती है। यह एक स्वतंत्र मुद्रा है जिस पर किसी का अधिकार नहीं होता। यह एक डिजिटल करेंसी होती है जिसके लिए क्रिप्टोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर इसका प्रयोग किसी सामान की खरीदारी या कोई सर्विस खरीदने के लिए भी किया जा सकता है। डिजिटल या क्रिप्टो करेंसी इंटरनेट पर चलने वाली एक वर्चुअल करेंसी है। बिटकॉइन के अलावा दुनिया में सैकड़ों अन्य क्रिप्टो करेंसीज भी मौजूद हैं, जैसे रेडकॉइन, सिया कॉइन, सिसकॉइन, वॉइस कॉइन और मोनरो। अब बात करते हैं 5 साल के लिए बढ़ा रूस और अमेरिका के बीच परमाणु करार। यह टॉपिक
जनरल स्टडी पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है। न्यूज है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के साथ परमाणु संधि को 5 साल के लिए और बढ़ाने के लिए 30 जनवरी 2021 को एक महत्वपूर्ण विधेयक पर साइन कर दिया। शीत युद्ध के समापन के बाद हथियारों का जखीरा कम करने के उद्देश्य से दोनों देशों के बीच यह एक बेहद महत्वपूर्ण संधि है। इस संधि का नाम है न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, जिसको शॉर्ट में कहते हैं न्यू स्टार्ट। पुतिन के विधेयक पर हस्ताक्षर करने के साथ यह संधि अगले और 5 साल तक के लिए प्रभावी हो गई है, जो 5 फरवरी 2026 तक मान्य रहेगी। रूस के बयान के मुताबिक यह संधि विस्तार यानी एक्सटेंशन ऑफ द ट्रीटी रूस के राष्ट्रीय हित में है। इससे रूस और अमेरिका के बीच सामरिक संबंधों की पारदर्शिता संरक्षित रखना संभव हो पाएगा। साथ ही इससे विश्व में सामरिक स्थिरता भी बनी रहेगी और अंतरराष्ट्रीय स्थिति पर इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। साथ ही परमाणु निरस्त्रीकरण प्रक्रिया में यह अहम योगदान देगा। रूस और अमेरिका के बीच न्यू स्टार्ट संधि साल 2010 में हुई थी। ये संधि दोनों देशों द्वारा तैनात न्यूक्लियर वॉरहेड और स्ट्रेटेजिक डिलीवरी सिस्टम्स की संख्या की सीमा को निर्धारित करता है। द लास्ट रिमेनिंग न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी इन फोर्स बिटवीन द टू न्यूक्लियर सुपरपावर्स वाज अबाउट टू एक्सपायर ऑन 5 February before they agreed to preserve it. Moving on to the next story, the topic is UP model for dust control. It is related with GS Paper 2 Polity Governance. The news is impressed with UP Pollution Control Board's pilot project of dust control in 8 districts. The Supreme Court appointed Commission for Air Quality Management in NCR and adjoining areas has asked Delhi, Rajasthan and National Capital Territory to implement similar measures to control dust generated from road, building infrastructure, construction and demolition sites. पिछले साल यूपी पीसीबी यानी उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, शामली, बागपत, मेरठ, बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर जिलों में वेब बेस्ड सेल्फ ऑडिट सिस्टम फॉर डस्ट कंट्रोल यानी SASDC शुरू किया था। पायलट प्रोजेक्ट्स में कंस्ट्रक्शन फर्म को अपने प्रोजेक्ट को यूपी पीसीबी पर रजिस्ट्रेशन के साथ साइट मैनेजर का नंबर भी शेयर करना था, जिसके बाद साइट मैनेजर को हां या ना में 33 प्रश्नावली का एक सेट भरना होता था और खुद को उचित स्कोर देना होता था। SASDC के पीछे आइडिया यह था कि कंस्ट्रक्शन कंपनीज के खिलाफ सख्त एक्शन लेने से पहले एक बार उन कंपनीज को अपनी गलती सुधारने का उचित मौका दिया जाए। मंथन के दौरान यह पाया गया कि अधिकांश निर्माण कंपनियों को धूल को नियंत्रित करने और उनसे जुड़े कानूनों और उनके क्लॉजेस की जानकारी ही नहीं है। संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 27 जनवरी को नियुक्त आयोग को हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली सरकार को इस मॉडल का पालन करने के लिए लिखा है। यूपी पीसीबी अब लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, झांसी, अनपरा, सोनभद्र, गजरोला, अमरोहा, मुरादाबाद, बरेली और 17 अन्य नॉन अटेनमेंट सिटीज में प्रोजेक्ट को लागू करने जा रहा है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर है कि नोबेल पुरस्कार विजेता पॉल क्रुटजन का निधन हो गया है। यह खबर GS पेपर 1 पर्सनालिटी को कवर करती है। नोबेल प्राइज विनिंग केमिस्ट पॉल क्रुटजन का 29 जनवरी 2021 को 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। क्रुटजन ने 1970 में डिस्कवर किया कि नाइट्रोजन पोल्यूशन वातावरण में ओजोन लेयर को नष्ट करने में सक्षम था। ओजोन एक महत्वपूर्ण परत यानी लेयर है जो सूर्य की पराबैंगनी विकिरण यानी सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से जीवन को बचाती है। द implications were potentially dangerous as this ozone gas thinned into a hole above the southern hemisphere that threatened to leave millions of people exposed. Crutzen shared the 1995 Nobel Prize in Chemistry for discovering the risk to the ozone layer. He was a great example to all scientists because he was not afraid to point out the moral implication of the changes that humans are causing to the atmosphere. Crutzen's science clearly drove political action. A 1987 treaty known as the Montreal Protocol led to a worldwide phase-out of ozone-eating chemicals, including the chlorofluorocarbon used in refrigeration and other applications. आइए बात करते हैं पल्स पोलियो प्रोग्राम 2021 की। यह खबर जनरल स्टडी पेपर 2 के सोशल स्कीम से जुड़ी हुई है। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर साल 2021 के पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत की। पोलियो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा दिवस यानी
पोलियो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे की पूर्व संध्या पर बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई गई, जो 31 जनवरी 2021 को रविवार को मनाई गई। इसे लोकप्रिय रूप से पोलियो रविवार के रूप में भी जाना जाता है। इस अवसर पर देश भर के तमाम राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने पल्स पोलियो ड्रॉप पिलाकर अभियान की शुरुआत कर दी है। यह अभियान 2 फरवरी तक चलेगा। देश में पोलियो मुक्त स्थिति बनाए रखने के लिए भारत सरकार के अभियान के तहत 5 साल से कम उम्र के लगभग 17 करोड़ बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स दिए जाएंगे। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की रणनीति की परिकल्पना दिसंबर 1993 में की गई थी और इसे 2 अक्टूबर 1994 से लागू किया गया था, जब इस कार्यक्रम के तहत पोलियो के खिलाफ पहले बच्चे को इम्यूनाइज किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले भारत के पास दुनिया भर में पोलियो का 60% केस लोड था। 13 जनवरी 2011 को हावड़ा में रिपोर्ट किए गए पोलियो के अंतिम मामले के साथ देश अब 1 दशक से भी ज्यादा समय से पोलियो मुक्त हो चुका है। 27 मार्च 2014 को भारत सहित WHO के पूरे साउथ ईस्ट एशिया रीजन का पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन भारत और ग्लोबल पब्लिक हेल्थ के इतिहास में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स में आज के लिए इतना ही। अपनी तैयारियां ऐसे ही जोर शोर से करते रहें और करंट अफेयर्स का शॉर्ट क्रिस्प डेली डोज यहां लेते रहें। थैंक यू, गॉड ब्लेस।